गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। चलिए तो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का सेकंड टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय, ये इनकम टैक्स का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी और सेकंड होता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम किस रूप में होना चाहिए? रेंट के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? रेंट के रूप में। इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस रूप में होना चाहिए? रेंट के रूप में होना चाहिए। क्लियर? और किससे होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस से होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस से होना चाहिए। अब इसको हम एक टर्म्स के रूप में एक बार देखते हैं, क्या क्या चीजें इसमें बेसिक टर्म्स यूज होता है। एक होता है आपका फेयर रेंट, फेयर रेंट उचित किराया। दूसरा होता है म्युनिसिपल रेंट, ये होता है नगर पालिका मूल्यांकन। तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। और चौथा होता है एक्चुअल रेंट, ये होता है वास्तविक किराया। आपको क्रम से इस चीज को समझाऊंगा मैं। पहले टर्म्स को आप लोगों को लिख रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें एक होता है वेकेंट, वेकेंट रेंट। दूसरा होता है अनरियलाइज्ड रेंट। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन। और एक हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में अलग अलग रेट में लोगों ने अपने मकान को किराए पे दिया हुआ रहता है, लेकिन उसका फेयर एक्चुअल में रेंट कितना होना चाहिए वो जो बताता है उसको हम फेयर रेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कॉलोनी है जहां 2 BHK के मकान है। कुछ लोग उसे 3,000 में किराया में देके रखे हैं, कुछ लोग उसे 4,000 में किराया में देके रखे हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो किराया है उस लोकेलिटी में जो किराया होना चाहिए वो 5,000 है। एग्जाम्पल में चल रहे हैं। तो फेयर रेंट वह किराया होता है जो उस एरिया विशेष में वास्तव में ऐसे मकानों का होना चाहिए। नगर पालिका मूल्यांकन, म्युनिसिपल रेंट, इसका निर्धारण नगर पालिका के द्वारा अपने कंटेनमेंट एरिया के हिसाब से किया जाता है। स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया बोलते हैं, ये रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आता है। और लास्ट होता है एक्चुअल रेंट, वास्तविक किराया, जो एक किराएदार के द्वारा भुगतान किया जाता है। वेकेंट रेंट, वेकेंट रेंट क्या होता है बेटा? मान लीजिए हमने किसी को मकान किराए पे 12 महीने का हमें किराए पे मकान देना है, लेकिन मकान हमारा 2 महीने खाली रहा, तो उस 2 महीने खाली अवधि का तो हमें किराया प्राप्त नहीं होगा, वह वेकेंट पीरियड कहलाता है। अनरियलाइज्ड रेंट किसको बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट उसको बोलते हैं कि हमने किसी को मकान किराए से दिया है, लेकिन वह व्यक्ति के द्वारा किसी कारणवश 1 माह के मकान का किराया का भुगतान नहीं किया जा सका है, वह अनरियलाइज्ड रेंट के रूप में होता है। एक मकान मालिक जिसने अपने मकान को किराए से दिया हुआ है, वह मकान मालिक मरम्मत और अन्य प्रकार के खर्चों का दावा अपने मकान पर करता है, जिसे पृथक पृथक न देकर एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में प्रदान किया जाता है। एनुअल वैल्यू, अब एनुअल वैल्यू क्या होता है? एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू
सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जो हमें निकालना आना चाहिए। जैसा कि मैंने यहां आपको बताया है फेयर रेंट, दूसरा मैंने बताया है म्युनिसिपल रेंट, तीसरा मैंने बताया है स्टैंडर्ड रेंट, और चौथा मैंने बताया है एक्चुअल रेंट। अब हमें करना क्या है, ये दोनों में जो ज्यादा हो, ज्यादा कम ज्यादा, ज्यादा कम ज्यादा मीन्स ये याद रखना है अपने को, हाई लो हाई, ये हमको याद रखना है। हाई लो हाई, ज्यादा कम ज्यादा, अर्थात ये दोनों में जो ज्यादा होगा वह मूल्य लिया जाएगा। मान लीजिए इसका कीमत 110 रुपया किराया है और इसका किराया 100 रुपया है, तो हम इन दोनों में से किसे लेंगे, 110 को लेंगे ज्यादा। इसमें ये जो गणना हुआ है और इसमें जो दोनों में कम होगा उसको हमारे द्वारा लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 100 है, तो ये दोनों में कम कौन है, 100, तो यहां पे हम किसको कंसीडर करेंगे, 100। हाई लो हाई, ज्यादा कम ज्यादा। अब ये दोनों में जो ज्यादा होगा वही वास्तव में एनुअल वैल्यू के रूप में माना जाएगा। अर्थात 110, 100, 100 और 150। तो हम कैसे लिए, ये दोनों में जो ज्यादा है वह पहले लेंगे, ये दोनों में जो कम है उसको लेंगे, और उसके बाद ये दोनों में जो ज्यादा है उसको लेंगे। इस प्रकार इस उदाहरण में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 150 रुपये एनुअल रेंट के रूप में लिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इस एनुअल रेंट में से अब इसे मैं एक प्रारूप के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले रेंट रिसीव्ड, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये दोनों में जो ज्यादा, फिर इन दोनों में जो ज्यादा, और ये दोनों में जो कम, फिर इसमें और इसमें जो ज्यादा, वो यहां पर वैल्यू हाई लो हाई। ये दोनों में जो हाई है और इसमें जो लो है, और इसमें और इसमें जो हाई है। क्लियर होगा? इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी वो यहां पर रेंट रिसीट के रूप में लिया जाएगा। इसमें से हम माइनस करते हैं सबसे पहले अनरियलाइज्ड, जो अप्राप्त किराया है या जो वेकेंट पीरियड का रेंट है, वेकेंट रेंट, इसको हम पहले माइनस करते हैं। थ्योरी में मैंने आप सबको सारी बातें बताई हुई हैं मकान के विषय में कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान अगर उसके पास है तो वह 2 मकानों पर कर निर्धारण वर्ष 19-20 गत वर्ष 19-20 से 2 मकानों पर वह छूट प्राप्त कर सकता है, और उससे अधिक मकान उसके पास है तो वह स्वयं ही किराए से दिया गया मकान के रूप में माना जाएगा और उस पर आय की गणना निम्नानुसार की जाएगी। इसमें से माइनस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स। अब कौन सा म्युनिसिपल टैक्स, इसको म्युनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं, सर्विस टैक्स भी बोलते हैं, सॉरी लोकल टैक्स भी बोलते हैं। यह जो टैक्स कौन सा, जो कौन पे करता है, पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। वो छूट की पात्रता चाह रहा है पेड बाय ओनर, तो जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो ये जो हमारा आता है ये कहलाता है एनुअल वैल्यू, ये कहलाता है एनुअल वैल्यू। और जब इस एनुअल वैल्यू पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हम क्या देते हैं, 30%।
फिक्स आई 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो हम देते हैं, ये जो मेरा एनुअल वैल्यू है, इस एनुअल वैल्यू का 30% यहां पर मैं छूट देता हूं, और उसके अलावा अन्य खर्चे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में यह कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति के द्वारा मकान बनाने के लिए ऋण लिया गया है, तो मकान बनाने के लिए लिए गए ऋण से लेकर मकान बनकर तैयार होने की अवधि को पूर्व की अवधि मानी जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मकान बनाने के लिए ऋण लेने से लेकर मकान बनकर तैयार होने की अवधि को पूर्व की अवधि मानी जाती है, और ऐसे अवधि का 1/5 भाग ही यहाँ छूट का पात्रता होता है, और गत वर्ष के पूरे ब्याज को यहाँ पर छूट के रूप में शामिल करते हैं। उसे हम प्रश्न के माध्यम से आगे देखेंगे। इस प्रकार से जब हम यह छूट भी माइनस कर देते हैं, यहां लिख लीजिए ऐसे, फिर ये दोनों को हम यहां माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद जो आता है ये मेरा होता है टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इसका एक प्रारूप है। यहां पे कैसे लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ, ये कंपलसरी है, इसको साफ करके एक बार बता रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, जो नाम रहेगा, ये याद रखिए असेसमेंट ईयर जो आपको पढ़ना है वह है 2020-21। क्लियर है? इस प्रकार से यह उसका अधिकतम प्रारूप है जिसके अनुसार आपको प्रश्न को हल करना है। इसे मैं एक प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं।